आज हम बात करेंगे ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन चैप्टर के पार्ट 2 की। पार्ट 1 में हमने क्या कवर कर लिया? हमने कवर कर लिया था रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन एनिमल्स एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। ये दो टॉपिक हमने पहली वीडियो में कवर कर लिए थे। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट 2 या 3 टॉपिक्स की। 2 टॉपिक्स तो आज करेंगे कवर, ठीक है। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि अब तक हमने क्या क्या पढ़ा था, ठीक है। सबसे पहले हमने पढ़ा था रेस्पिरेशन होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो रेस्पिरेशन क्या होता है? एक प्रोसेस होती है जिसमें एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन का फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विद CO2 जो प्रोड्यूस्ड होती है कहाँ? बॉडी की सेल्स के अंदर। इसे हमने ब्रीदिंग बोला और कॉमनली इसे ही रेस्पिरेशन कहते हैं। नेक्स्ट हमने बात की थी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की डिफरेंट एनिमल्स में। जैसे कुछ लोअर इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? हमारे जो होते हैं स्पंज होते हैं, सीलेंट्रेट्स होते हैं, फ्लैटवर्म होते हैं। इनमें क्या होता है? इनमें जो रेस्पिरेशन होता है वो किसके थ्रू होता है? सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होता है। और जो हमारे अर्थवर्म होती है, ठीक है, अर्थवर्म में किसके थ्रू होता है? अर्थवर्म में होता है मॉइस्ट क्यूटिकल के थ्रू। और जो हमारा इंसेक्ट होते हैं उनमें किसके थ्रू होता है? ट्रैकियल ट्यूब्स के थ्रू होता है। जो एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क होते हैं उनमें क्या पाए जाते हैं? गिल्स पाए जाते हैं और ब्रोंकियल रेस्पिरेशन होता है। जो एम्फीबियंस होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, वर्ड्स और मैमल्स होती हैं जिनमें क्या आता है? ये सब के सब क्या है? वर्टिब्रेट्स हैं। तो इनमें जो रेस्पिरेशन होता है वो लंग्स या पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है। फ्रॉग किसका यूज करता है? मॉइस्ट क्यूटिकल या मॉइस्ट स्किन, या हम बोल सकते हैं क्या? हमारा क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है उसमें। नेक्स्ट हमने बात की थी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या आता है? सबसे बाहर की ओर क्या होते हैं? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद नेसल पैसेज, नेसल पैसेज के बाद नेसल चैम्बर, नेसल चैम्बर के बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद क्या आता है? हमारा ट्रैकिया आता है। और ट्रैकिया के बाद क्या आता है? हमारा प्राइमरी ब्रोंकाई आती है और उसके बाद लंग्स आता है। तो हमने बात की थी जो हमारा फेरिंग्स होता है वो कॉमन पैसेज होता है फूड एंड एयर दोनों के लिए। जो लैरिंग्स होता है उसे साउंड बॉक्स कहते हैं और ये साउंड को प्रोड्यूस करता है। इसमें कुछ वोकल कॉर्ड्स पाए जाते हैं जिनमें वाइब्रेशन होता है जिससे क्या होती है? जो साउंड होती है वो प्रोड्यूस्ड होती है। हमने बात की थी ग्लॉटिस। ग्लॉटिस क्या होता है? जो ट्रैकिया होती है उसकी जो ओपनिंग होती है उसे हम ग्लॉटिस कहते हैं और जो ट्रैकिया होती है उसे विंड पाइप भी कहते हैं। ग्लॉटिस के ऊपर एक क्या पाया जाता है? एक फ्लैप पाया जाता है। जो क्या होता है? ये फ्लैप होता है जब हम फूड को इनटेक करते हैं, फूड को खाते हैं, निगलते हैं, तो क्या होता है? ये फ्लैप क्या करता है? ग्लॉटिस जो कि ओपनिंग है हमारी ट्रैकिया की, इसको कवर कर लेता है जिससे जो फूड होता है वो कहाँ? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या हम ये बोलें ट्रैकिया में नहीं जाता है। इस फ्लैप को हम कहते हैं एपिग्लॉटिस और ये थिन होता है, इलास्टिक होता है और कार्टिलेज से बना होता है। कार्टिलेज से बना होता है। उसके बाद हमारी जो ट्रैकिया होता है, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, इनमें क्या होते हैं? कुछ इनकम्प्लीट सी शेप कार्टिलेजनस रिंग पाई जाती हैं। इनकम्प्लीट सी शेप कार्टिलेजनस रिंग पाई जाती हैं। इनका काम होता है जो ट्रैकिया होती है उसे कोलैप्स होने से बचाना, उसे कोलैप्स होने से बचाना। नेक्स्ट हमने फिर से एक लंग्स का डायग्राम देखा था बेहतरीन सा। इसमें ये हमारी ट्रैकिया हमें देख रही है, इसके बाद ये इनकम्प्लीट सी शेप रिंग देख रही। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था जो ट्रैकिया होती है वो किस लेवल पर डिवाइड होती है। तो ट्रैकिया होती है वो फर्स्ट एंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी ब्रोंकाई में जो ट्रैकिया होती है वो राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड होती है एट द लेवल ऑफ 5th थोरैसिक वर्टिब्रा। 5th थोरैसिक वर्टिब्रा के लेवल पर जो हमारी ट्रैकिया होती है वो डिवाइड हो जाती है राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। जो प्राइमरी ब्रोंकाई होते हैं वो आगे चल के सेकेंडरी ब्रोंकाई देते हैं, सेकेंडरी आगे बढ़कर टर्सरी ब्रोंकाई देते हैं और टर्सरी ब्रोंकाई आगे चलकर ब्रोंक्यूल्स देते हैं जिनमें एक इनिशियल होता है, एक टर्मिनल होता है। और टर्मिनल जो हमारा ब्रोंक्यूल होता है उससे लगा हुआ होता है एक बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम एल्विलाई कहते हैं, जो एक्चुअल साइट होती है एक्सचेंज ऑफ गैसेस की। जो एल्विलाई होती है वो क्या होती है? थिन होती है, इरेगुलर वॉल्ड होती है और वेस्कुलाइज्ड होती है, मतलब वहाँ की ब्लड सप्लाई बहुत अच्छी होती है। फिर हमने बात की थी जो हमारा लंग्स होता है उसके चारों तरफ एक कवरिंग पाई जाती है। उस कवरिंग को हम क्या कहते हैं? प्लूरा कहते हैं, ठीक है। प्लूरा क्या होती है? डबल लेयर होती है जिसे प्लूरल लेयर कहते हैं और प्लूरा 2 लेयर के बीच में एक कैविटी होती है जिसे प्लूरल कैविटी कहते हैं। और प्लूरल कैविटी के अंदर क्या होता है? प्लूरल फ्लूइड होता है। तो प्लूरल फ्लूइड का काम क्या होता है? ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करती है। जब हमारे लंग्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और एक्सपेंड करते हैं, मतलब सिकुड़ते हैं और फैलते हैं, तो क्या करती है? ये फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देती है। जो प्लूरल मेम्ब्रेन है उसका जो अंदर वाली सरफेस होती है वो क्लोज कॉन्टैक्ट में होती है लंग्स के, और जो बाहर वाली जो सरफेस होती है, ठीक है, बाहर वाली लेयर होती है, आउटर लेयर
लेयर होती है वो क्लोज कांटेक्ट में होती है थोरैसिक कैविटी के। जो हमारा लंग्स होता है उसमें क्या आती है, लंग्स किससे मिलकर बना होता है, लंग्स में क्या आता है, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्विलाई। जो हमारा ब्रोंकाई है, जैसे ये ब्रोंकाई है, ठीक है, ये हमारे ब्रोंक्यूल्स हैं और ये हमारी क्या है, एल्विलाई है। इनसे मिलकर क्या होता है, लंग्स बना होता है। फिर हमने बात की थी कुछ हमारा होता है कंडक्टिंग पार्ट होता है, कुछ रेस्पिरेटरी एक्सचेंज पार्ट होता है। तो कंडक्टिंग पार्ट का काम होता है एयर को कंडक्ट करना। तो इसमें एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से क्या आते हैं, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक जो पोर्शन आता है उसे हम क्या कहते हैं, कंडक्टिंग पार्ट कहते हैं, और वो ट्रांसपोर्ट करता है एयर को। इसके साथ साथ ये क्लियर करता है कोई फॉरेन पार्टिकल्स को, जैसे कि कोई डस्ट पार्टिकल आ गया, कोई बैक्टीरिया वगैरह इनहेल कर लिया तो उसको अलग करने का काम करता है, और ह्यूमिडिफाई करता है। जो ड्राई एयर होती है उसे थोड़ी नमी प्रोवाइड करता है और उसे बॉडी टेम्परेचर के बराबर करता है। जो रेस्पिरेटरी पार्ट होता है, ये एक्सचेंज पार्ट होता है। इसका काम क्या होता है, इसमें आता क्या है, इसमें एल्विलाई आती हैं और एल्विलाई की डक्ट आती हैं, और इसका काम होता है एक्चुअल एक्सचेंज। जो ऑक्सीजन और CO2 का जो एक्सचेंज हो रहा है वो यहीं पर होता है। फिर हमने बात की थी जो हमारी थोरैसिक कैविटी होती है, ये क्या है, थोरैसिक कैविटी है हमारी। तो थोरैसिक कैविटी क्या होती है, एक एयर टाइट चैम्बर्ड होता है, एयर टाइट चैम्बर होता है। ये बिलो इसके नीचे क्या होता है, एक डोम शेप डायाफ्राम मसल पाई जाती है, डोम शेप होती है, डायाफ्राम मसल्स होती है। इसके जो फ्रंट होता है या वेंट्रल होता है, वेंट्रल स्टर्नम एक फ्लैट बोन पाई जाती है। जो इसका डोर्सल होता है, पीछे की साइड वर्टिब्रल कॉलम पाई जाती है, और लेटरल साइड में क्या होता है, रिब्स पाई जाती हैं। तो इतनी बात हमने कर ली थी। हाँ, थोड़ी चीज़ और बात की थी स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन की, इसमें ब्रीदिंग होता है या पल्मोनरी वेंटिलेशन, फिर डिफ्यूजन होता है गैसेस का अक्रॉस द एल्विलर मेम्ब्रेन, फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस होता है, फिर डिफ्यूजन होता है गैसेस का बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू, और लास्ट में क्या होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होता है। पिछले 7 मिनट में हमने क्या किया है, हमने रिवीजन किया है जो हमने पहले लेक्चर में कवर किया था। आज हम बात करेंगे आगे के पोर्शन को अपने, उसमें हमारा क्या आता है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग आती है। तो इसमें क्या है, आपको थ्योरी लिखना है, ठीक है। अगर आपको नोट्स इसके चाहिए हो तो हमें बता देना, हम इसके फुल्ली नोट्स आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। जो हमारे लिखे हुए हैं, जो हमने लिखे हैं पढ़ाने के लिए ये, तो वो नोट्स आपको हम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं ब्रीदिंग की। ब्रीदिंग में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है हमारा इंस्पायरेशन, 2 प्रोसेस होती हैं, एक होता है इंस्पायरेशन, इसे और क्या कहते हैं, इसे कहते हैं इनहेलेशन, इनहेलेशन कहते हैं। इनहेलेशन या इंस्पायरेशन का मतलब होता है जो एटमॉस्फेयर की एयर है उसे बॉडी के अंदर ले जाना, लंग्स के अंदर ले जाना, इनहेल कर लेना, ठीक है। एक होता है एक्सपायरेशन, एक्सपायरेशन, एक्सपायरेशन को और क्या कहते हैं, एक्सहेलेशन भी कहते हैं, एक्सहेलेशन भी कहते हैं। मतलब इसका मतलब होता है एक्सपायर करना है, एक्सहेल करना, जो बॉडी के अंदर एयर है उसे बाहर निकालना है, एटमॉस्फेयर में रिलीज करना, ये काम होता है। एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्या, इंस्पायरेशन की, और फिर हम बात करेंगे एक्सपायरेशन की। मतलब साथ में ही होता है, ऐसा कुछ नहीं है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, जो इंस्पायरेशन होता है ये क्या होती है, एक्टिव प्रोसेस होती है। ये क्या होती है, एक्टिव प्रोसेस होती है। एक्टिव प्रोसेस का मतलब है जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो, एनर्जी खर्च होती है। जो हमारा क्या होता है, एक्सपायरेशन होता है, ये एक क्या होती है, पैसिव प्रोसेस होती है, ठीक है। ये आउट ऑफ एनसीईआरटी 2 पॉइंट है, याद कर लेना बस, इसमें कुछ याद करने लायक है नहीं। एक्टिव होती है और ये क्या होती है, थोड़ा पैसिव की स्पेलिंग ठीक नहीं लिखी गई, पैसिव प्रोसेस होती है, इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो क्या होता है, इंस्पायरेशन होता कैसे, मतलब जो एटमॉस्फेयर की एयर है वो कैसे बॉडी के अंदर जाती, लंग्स में कैसे जाती है, ठीक है। तो उसकी बात करते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, ठीक है, ये जो चीज़ है हमारी, ये आपको दिख रहा है, ये क्या है हमारा, ये हमारा क्या है, एक थोरैसिक कैविटी है, एक तरीके से थोरैसिक कैविटी है, ये मान लो आप। ये क्या है, थोरैसिक कैविटी है, TC थोरैसिक कैविटी। ये हमारा क्या है, डायाफ्राम। सबसे पहले क्या होता है, डायाफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। डायाफ्राम का क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायाफ्राम। डायाफ्राम का क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट करता है मतलब नीचे की ओर आता है। ये हमारी क्या है, ये हमारी क्या है, यहाँ पर लगी होती है हमारी क्या है, इंटरकॉस्टल मसल्स। ये क्या है, इंटरकॉस्टल मसल्स हैं। और पर्टिकुलरली हमारी कौन सी, होती हैं, ये होती हैं हमारी एक्सटर्नल
इंटरकॉस्टल मसल्स। इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स, इनका भी क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो दो चीज़ों का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, एक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है हमारी जो डायाफ्राम है और एक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। तो दोनों चीज़ें क्या हुई, कॉन्ट्रैक्ट हुई। जब दोनों चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट हुई मतलब ये क्या हुआ, ये कॉन्ट्रैक्ट होके इस साइड में गया, ठीक है, इस साइड में गया, लेटरल साइड में, ठीक है, और हमारा जो डायाफ्राम गया वो नीचे गया। तो ओवरऑल क्या हो रहा है, अगर इस पोर्शन को हम आगे को खींचेंगे, इसको नीचे खींचेंगे तो क्या होगा, थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम होगा वो बढ़ जाएगा। ये देखो, ये ऊपर की ओर खिंच गया, ये नीचे की ओर खिंच गया, मतलब ये देखो जो हमारे डायाफ्राम था ये कैसा हो गया, फ्लैट हो गया, फ्लैट हो गया। पहले क्या था, ये डोम शेप था, डोम शेप था, अब क्या हो गया, फ्लैट हो गया, फ्लैट हो गया, ठीक है। तो क्या होता है, जो हमारा जो डायाफ्राम होता है वो फ्लैट हो जाता है। सबसे पहले इंस्पायरेशन में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है डायाफ्राम का, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्शन होता है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स का। ऐसा होता है तो जो डायाफ्राम होता है, ठीक है, वो डोम शेप से फ्लैट शेप हो जाता है। और जब एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो क्या होता है, रिब्स होती हैं हमारी एंड स्टर्नम, स्टर्नम, रिब्स और स्टर्नम होती हैं, वो क्या होती हैं, वो रेस्ट हो जाती हैं, ऊपर की ओर चली जाती हैं, वो रेस्ट हो जाती हैं। इंटरनल इंटरकॉस्टल, देखो इंटरकॉस्टल वर्ड का मतलब क्या होता है, इंटरकॉस्टल, जो हमारी रिब्स होती हैं उनके बीच में जो मसल्स पाई जाती हैं, जैसे हमारी ये दो रिब्स हैं, ठीक है, ये रिब्स हैं, तो इनके बीच में कुछ इस टाइप से ये मसल्स पाई जाती हैं, ठीक है, ऐसे मसल्स पाई जाती हैं, ये हमारी क्या है, रिब्स है, इसके बीच में ये क्या है, मसल्स पाई जाती हैं, इन्हें बोलते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स। कुछ बाहर की साइड होती हैं उन्हें बोलते हैं एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, कुछ अंदर की साइड होती हैं उन्हें बोलते हैं इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। तो ये आपको समझ आना चाहिए, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स क्या होती हैं। तो क्या हुआ, जब कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो हमारा जो डायाफ्राम था वो डोम शेप से क्या हो गया, फ्लैट हो गया, और जो हमारे रिब्स और स्टर्नम था ये रेस्ट हो गया ऊपर की साइड, जिससे क्या हुआ, जो थोरेसिक कैविटी है हमारी, ये जो हमारी थोरेसिक कैविटी है, ठीक है, इसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो गया। देखो पहले यहाँ देखो वॉल्यूम छोटा था, ठीक है, यहाँ देखो वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया। अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो हमने पढ़ा है P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है B के, मतलब प्रेशर होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, प्रेशर होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। तो अगर हमारा क्या हुआ, वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा। तो हमारा जैसे ही वॉल्यूम बढ़ा तो अंदर का जो प्रेशर था वो कम हो गया, अंदर का जो प्रेशर था वो कम हो गया। अब अंदर का प्रेशर कम हो गया, ये मान लो हमारा क्या है, एटमॉस्फेयर है, दूसरा पेन ले लें हम, ये हमारा क्या है, ये मान लो एटमॉस्फेयर है, एटीएम एटमॉस्फेयर है। तो एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है, एटीएम एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू यहाँ की कंपेयर में ये प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाता है, ये कम हो जाता है, ये प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए यहाँ प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है, यहाँ कम होता है, इसीलिए जो एयर होती है वो अंदर आ जाती है, मतलब इंस्पायरेशन हो जाता है, इंस्पायरेशन हो जाता है। फिर से बता रहे हैं एक बार क्या हुआ आपको, ठीक है, जब हमारा क्या हुआ, जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ डायाफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स का, जिससे जो डायाफ्राम पहले डोम शेप था फ्लैट हो गया और रिब्स और स्टर्नम ऊपर की ओर रेस्ट हो गई, ऊपर की ओर बढ़ गई, जिससे क्या हुआ, जो थोरेसिक कैविटी था उसका वॉल्यूम बढ़ गया। अगर वॉल्यूम बढ़ गया तो अंदर का प्रेशर कम हो गया, जब अंदर का प्रेशर कम हो गया तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, जिससे जो एयर होती है वो बाहर से अंदर आ जाती है, बाहर से अंदर आ जाती है। एक काम ये हुआ, ठीक है, इतना काम हो गया। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ये हुआ, यहाँ से क्या हुआ, ये हुआ है, ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, ये हुआ। अब क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, कुछ देर बाद क्या होता है, जो हमारी रिब्स होती हैं और मतलब जो स्टर्नम होती है, ठीक है, उनका क्या होता है, रिलैक्सेशन होता है। हमारी क्या होती है, जो देखो कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल, सॉरी, जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो होता है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स का, लेकिन जो हमारा रिलैक्सेशन होता है वो किसका होता है, जो हमारा रिलैक्सेशन होता है वो किसका होता है, वो हमारा डायाफ्राम और किसका होता है, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स का। याद रखना, कॉन्ट्रैक्शन किसका हो रहा है, एक्सटर्नल का, और यहाँ पर क्या होता है, रिलैक्सेशन होता है, यहाँ पर क्या होता है, रिलैक्सेशन होता है। रिलैक्सेशन किसका होता है, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स,
IICM लिख दिया, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स का रिलैक्सेशन होता है, जिससे हमारी जो रिब्स होती हैं, यहाँ पर रिब्स थी और स्टर्नम था, ये अपनी क्या आती, नॉर्मल पोजीशन पे आ जाती है। रिब्स और स्टर्नम अपनी नॉर्मल पोजीशन पर आ जाती। अब डायाफ्राम था, ठीक है, डायाफ्राम, इसका भी क्या हुआ, रिलैक्सेशन हुआ। डायाफ्राम का भी क्या हुआ, रिलैक्सेशन हुआ, और डायाफ्राम अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंच गया, डोम से फिर से हो गया। जब ऐसा हुआ तो क्या हुआ, ये ऊपर से नीचे मतलब रिलैक्स हुआ, तो क्या हुआ, वॉल्यूम यहाँ का कम हुआ, कंप्रेस हुआ, ये भी ऊपर गया, तो ये देखो वॉल्यूम अंदर का क्या हुआ, कम हो गया, अंदर का वॉल्यूम कम हो गया। तो प्रेशर, हम ये बोलें वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर का, अंदर का वॉल्यूम कम हो गया तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। अंदर का क्या हुआ, फिर प्रेशर क्या हुआ, इसके बाद अंदर का प्रेशर क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। अंदर का प्रेशर इंक्रीज हो गया और जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, ठीक है, वो कम होता है एज कंपेयर टू अंदर। अंदर प्रेशर ज़्यादा होता है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम होता है, इसीलिए जो एयर होती है वो बाहर आ जाती। मतलब क्या होता है, एक्सपायरेशन हो जाता है, एक्सेलेशन हो जाता है। एक बार फिर से बता दे रहे हैं, यहाँ से क्या हुआ, अब यहाँ पहुँचे, यहाँ क्या हुआ, रिलैक्सेशन हुआ, डायाफ्राम का रिलैक्सेशन हुआ। इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन एक्सटर्नल का हो रहा है, यहाँ पर रिलैक्सेशन होता है, साथ में किसका, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स का, जिससे रिब्स और स्टर्नम अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाते हैं, डायाफ्राम अपनी नॉर्मल पोजीशन में पहुंच जाता है, जिससे जो वॉल्यूम होता है थोरेसिक कैविटी का वो कम हो जाता है, जो प्रेशर होता है थोरेसिक कैविटी का वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से जो अंदर की एयर होती है वो एटमॉस्फेयर में चली जाती है, बाहर चली जाती है। यही होता है जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, उसमें यही होता है, ये होता है इंस्पायरेशन में, ये होता है एक्सपायरेशन में। अब हम थोड़ी थ्योरी लिखकर देख लेते हैं, ठीक है, जो एनसीईआरटी में लिखी है, और थ्योरी भी आपको पता होना चाहिए। तो हमारा क्या होता है, ठीक है, क्या होता है हमारा, यहाँ नहीं लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप ये बोल सकते हो एक चीज़, ठीक है, यहाँ पर जो प्रेशर हुआ कम हुआ, ठीक है, इस कम प्रेशर को हम नेगेटिव प्रेशर भी बोल सकते हैं। नेगेटिव प्रेशर डेवलप हो जाता है, जो क्या करता है, बाहरी एयर को सक करने का काम करता है। नेगेटिव प्रेशर डेवलप हो जाता है जो बाहरी एयर को शक करने का काम करता है। ये मतलब क्या लिखा है, एनसीईआरटी में लिखा है, इसीलिए आपको बता दिया, इसीलिए बता दिया। अब हम बात करते हैं, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर लिखने की ये है, जो प्रेशर ग्रेडियंट है, ठीक है, ये जो प्रेशर है, यहाँ पर प्रेशर कम हो रहा है, यहाँ पर प्रेशर बढ़ रहा है, ये प्रेशर फॉर्म कौन करता है, ये प्रेशर फॉर्म कौन करता है, ठीक है, जो प्रेशर होता है, जो प्रेशर होता है, ठीक है, प्रेशर ग्रेडियंट होता है फॉर्म्ड बाई, किससे फॉर्म्ड होता है, फॉर्म्ड बाई, किससे फॉर्म्ड होता है, तो इसे फॉर्म्ड करने का काम किसका है, अभी हमने नीचे तो पढ़ा है। एक हमारा क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है डायाफ्राम, डायाफ्राम होता है, और क्या होता है हमारा एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल होती है, इंटरकॉस्टल मसल होती है, ठीक है, और क्या होता है हमारा इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स भी इसमें इन्वॉल्व होती हैं, क्योंकि जो हमारा इंस्पायरेशन है उसमें एक्सटर्नल इन्वॉल्व हो रही है, और जो रिलैक्सेशन है उसमें क्या हो रहा है, इंटरनल इन्वॉल्व हो रही है। तो ये एनसीईआरटी में लिखा है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इतना याद कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, और थ्योरी की, ठीक है, थोड़ा जैसे क्या होता है थ्योरी में आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर हमने समझ लिया। अब थ्योरी लिख लेते हैं थोड़ा। देखो क्या हो रहा है, सबसे पहले इंस्पायरेशन में क्या हो रहा है, इंस्पायरेशन में क्या हो रहा है, हमारा कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। कॉन्ट्रैक्शन किसका होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायाफ्राम, डायाफ्राम का क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। जब डायाफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो क्या होता है, जो वॉल्यूम होता है थोरेसिक कैविटी का इंक्रीज, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी, जो हमारी थोरेसिक कैविटी होती है उसका जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज हो जाता है, किस डायरेक्शन में, इन दी एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस। आप ये इंस्पायरेशन करके देखो, यहीं बैठे हुए आप इंस्पायरेशन करके देखो और फील करो, जब हम सांस ले रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है, डायाफ्राम क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये आप करके देखो, तब आपको पता होगा कैसे एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस में क्या हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और क्या होता है साथ में, क्या होता है,
कॉन्ट्रैक्शन होता है, और क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन किसका होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स का। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिससे क्या होती है, जो हमारी रिब्स होती हैं, रिब्स एंड स्टर्नम, रिब्स और स्टर्नम क्या होती हैं, लिफ्ट हो जाती अप, लिफ्ट हो जाती अप, या हम बोल सकते हैं रेस्ट हो जाती हैं। लिफ्ट और स्टर्नम रेस्ट हो जाती हैं या लिफ्ट अप हो जाती हैं, ऊपर हो जाती हैं। इससे क्या होता है, जो इंक्रीज हो जाता है वॉल्यूम, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है किसका, थोरेसिक कैविटी का। इन द, इसमें क्या होता है, डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में, डोर्सो मतलब पीछे और आगे वाली जो एक्सिस है, डोर्सो पीछे है और वेंट्रल आगे, वेंट्रल एक्सिस में। तो दोनों साइड से क्या हुआ, हमारा जो वॉल्यूम था थोरेसिक कैविटी का वो इंक्रीज हो गया। इससे क्या हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, दोनों साइड से वॉल्यूम क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, दोनों साइड से क्या हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। जब वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो अंदर क्या हो गया, इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, जिससे क्या हुआ, जो प्रेशर था अंदर, जो प्रेशर था वो क्या हो गया, कम हो गया। प्रेशर डिक्रीज इनसाइड दी थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी के अंदर प्रेशर कम हो गया, मतलब एक नेगेटिव प्रेशर जनरेट हो गया, नेगेटिव प्रेशर जनरेट हो गया, जिससे क्या हुआ, इंस्पायरेशन हुआ, बाहर की जो एयर थी वो क्या हो गई, अंदर आ गई, इंस्पायरेशन हो गया, इंस्पायरेशन हो गया। ठीक है, अब एक्सपायरेशन कैसे होता है, एक्सपायरेशन में क्या होता है, रिलैक्सेशन होता है डायाफ्राम का, रिलैक्सेशन ऑफ डायाफ्राम, डायाफ्राम का रिलैक्सेशन होता है। और किसका रिलैक्सेशन होता है, रिलैक्सेशन होता है इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स का, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स का। जिससे क्या हुआ, इन दोनों का जब रिलैक्सेशन हुआ तो क्या हुआ, जो हमारा डायाफ्राम था, ठीक है, और जो हमारा स्टर्नम थी वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे चली जाती। तो हमारा डायाफ्राम एंड स्टर्नम रिटर्न्स, मतलब रिटर्न हो जाती हैं, रिटर्न्स टू इट्स नॉर्मल पोजीशन, तो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे पहुंच गई, नॉर्मल पोजीशन पे पहुंच गई। अब ये अपनी नॉर्मल पोजीशन पे पहुंची, जिससे क्या हुआ, जो हमारी थोरेसिक कैविटी थी उसका क्या हुआ, जो वॉल्यूम था वो क्या हुआ, कम हो गया। जब वॉल्यूम कम हो गया तो प्रेशर क्या हुआ, थोरेसिक कैविटी का वो इंक्रीज हो गया। जब प्रेशर अंदर का इंक्रीज हो गया तो जो एटमॉस्फेयर था उसका प्रेशर कम है और थोरेसिक कैविटी का ज़्यादा हुआ, जिसके वजह से क्या हुआ, एक्सपायरेशन हो गया, एक्सपायरेशन हो गया, मतलब जो अंदर की एयर थी वो बाहर चली गई। ये होता है, ये थ्योरी हमने लिखकर देख ली जो एनसीईआरटी में लिखी गई है। थोड़ा और इंपॉर्टेंट 2-3 पॉइंट हैं इसमें। क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जो हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। अगर इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की हमें स्ट्रेंथ बढ़ाना हो, ठीक है, तेजी से सांस लेना हो और तेजी से सांस छोड़ना हो, तो इसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं एब्डोमिनल मसल्स। एब्डोमिनल मसल्स का हमें सहारा लेना होता है, या एब्डोमिनल मसल्स इसमें इन्वॉल्व होती हैं। जो नॉर्मल ब्रीदिंग रेट होती है वो कितनी होती है, 12 से 16 टाइम, 12 से 16 टाइम, 12 टू 16 टाइम पर मिनट होती है। एक मिनट में 12 से 16 बार एक नॉर्मल पर्सन सांस ले सकता है। वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग इज एस्टिमेटेड बाय स्पायरोमीटर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी इंपॉर्टेंट है। जो स्पायरोमीटर होता है उसका यूज क्या होता है, जो एयर इन्वॉल्व होती है हमें ब्रीदिंग में, हम ब्रीदिंग में कितनी एयर ले रहे हैं, कितनी छोड़ रहे हैं, और बाकी भी जो इन्वॉल्वमेंट है लंग्स में जो एयर का, उसको मीजर करने के लिए स्पायरोमीटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। काफ़ी बार आपको समझाया है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा। आगे अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत हो तो आप वीडियो को एक बार रिवाइंड करके ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स की। तो रेस्पिरेटरी हमारी वॉल्यूम्स कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले हमारी कौन सी सबसे बेसिक रेस्पिरेटरी वॉल्यूम होती है, वो क्या होती है, सबसे बेसिक हमारी रेस्पिरेटरी वॉल्यूम होती क्या, टीबी। टीबी क्या है हमारी, टाइडल, बढ़िया करके लिखें थोड़ा, पहली कौन सी हमारी, टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम मतलब टीबी, टीबी होती है, ठीक है। और होती क्या है, ये होती क्या है,
तो ये होती है जो वॉल्यूम हम एयर इंस्पायर करते हैं और एक्सपायर करते हैं नॉर्मल कंडीशन में। तो क्या हम इसे कैसे लिखेंगे? इसे लिखेंगे इट इज अ वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड ड्यूरिंग, देखो इंस्पायर्ड के साथ साथ एक चीज और लिख लो, और एक्सपायर्ड, इंस्पायर होता है या एक्सपायर्ड होता है, ठीक है, ड्यूरिंग आ नॉर्मल रेस्पिरेशन। तो जब हम नॉर्मल रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो जितना वॉल्यूम ऑफ एयर हम अंदर लेते हैं या जितना वॉल्यूम ऑफ एयर हम बाहर छोड़ते हैं, इसे हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। और इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो कितनी होती है? वो होती है 500 ml, 500 ml। और पर मिनट कितनी होती है? पर मिनट होती है 6000 से 8000। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हम एक बार में कितना छोड़ रहे हैं या ले रहे हैं? 500 ले रहे हैं या छोड़ रहे हैं, और 12 से 16 टाइम क्या लेते हैं हम? ब्रीथ करते हैं 1 मिनट में। तो पर मिनट हमारी कितनी हो जाएगी? पर मिनट हो जाएगी कितनी? 6000 से 8000। एक हमने रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स देख ली। सेकंड हम बात करते हैं किसकी? हम बात करते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की। इंस्पायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम, इसे हम क्या कहते हैं? इंस्पायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम, IRV कहते हैं। तो ये क्या होती है? ठीक है, सबसे पहले इसकी नॉर्मल वैल्यू आपको पता होना चाहिए। नॉर्मल वैल्यू इसकी होती है 2500 से लेके 3000 ml, 3000 ml होती है नॉर्मल वैल्यू। ये होता क्या है? इसकी डेफिनेशन है, ये क्या होती है? इसकी डेफिनेशन है, ये क्या होती है? एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर, additional volume of air a person can inspire by a forceful inspiration। डेफिनेशन क्या है? एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर। देखो फोर्सफुल क्या किया? मतलब फोर्सफुल इंस्पायरेशन किया हमने। फोर्सफुल क्या किया? इंस्पायरेशन, पूरी ताकत के साथ सांस को अंदर लिया। तो जो वॉल्यूम हम अंदर ले सकते हैं एडिशनल, उसे हम बोलते हैं क्या? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ऐसी होता है हमारा थर्ड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मतलब ये रिजर्व है, इतना हम ले सकते हैं, ये रिजर्व है। नॉर्मल तो हम टाइडल वॉल्यूम ले रहे हैं, इसके साथ साथ हम ये भी ले सकते हैं क्योंकि ये रिजर्व है, इतना हम ले सकते हैं। ठीक है, थर्ड हमारा क्या होता है? थर्ड होता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ERV शॉर्ट में लिख दिया, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये क्या होती है? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो ये भी सेम ही है, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर a person can expire by a forceful expiration। तो मतलब एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर, कितना वॉल्यूम ऑफ एयर एक पर्सन बाहर निकाल सकता है टाइडल वॉल्यूम के अलावा। हम पूरी ताकत से क्या कर रहे हैं? अपनी सांस को बाहर छोड़ रहे हैं। तो टाइडल वॉल्यूम के अलावा जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम हम छोड़ेंगे बाहर, वो होता है हमारा क्या? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये कितना होता है? इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 1000 से 1100 ml, 1000 से 1100 ml होती है। उसके बाद हमारा क्या आता है? उसके बाद हमारा फोर्थ आता है क्या? फोर्थ आता है हमारी रेसिडुअल वॉल्यूम। इसे क्या कहते हैं? RV कहते हैं शॉर्ट में, रेसिडुअल वॉल्यूम। ये क्या होती है? ये क्या होती है? वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर, ये वॉल्यूम ऑफ एयर होती है इन द लंग्स, इन द लंग्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन।
हमने फोर्सफुल एक्सपायरेशन किया, पूरी ताकत के साथ साथ एयर को लंग्स से बाहर निकाल दिया, लेकिन उसके बाद भी कुछ अमाउंट ऑफ एयर लंग्स में रह जाती है, उसे हम कहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। ये रेसिडुअल वॉल्यूम का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है रेस्पिरेशन में, एक्सचेंज में इसका कोई रोल नहीं होता है। ये क्या होती है, लंग्स में बस एज इट इज पड़ी रहती है। वही बोल रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ एयर इन द लंग्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन, हमने फोर्स लगा के एक्सपायरेशन किया, फिर भी कुछ अमाउंट ऑफ एयर लंग्स में रह गया, उसे हमने बोला रेसिडुअल वॉल्यूम। और इसका जो अमाउंट होता है वो होता है 1100 से 1200 ml। नॉर्मल इसका 1100 से 1200 ml होता है। ध्यान रखना, हम एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम में बहुत कन्फ्यूज होते हैं। ये होती है 1000 से 1100 ml, ये होती है 1100 से 1200 ml। नेक्स्ट और हम बात करते हैं, कुछ कैपेसिटीज की बात करते हैं। एक होती है हमारी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी होती है। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी आईसी। तो आईसी किससे मिलकर बनी होती है, इसमें दो पार्ट आते हैं। आईसी में क्या होता है, हमारा टाइडल वॉल्यूम होता है और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है। टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है। ये होती क्या है, ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन होती है, एक चीज़ याद रखना है, इसकी डेफिनेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आपको डेफिनेशन दे देगा और पूछ लेगा विच ऑप्शन आर करेक्ट, कौन सा करेक्ट है। तो ये क्या होती है, ये होती है टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर किसके बाद, आफ्टर या नॉर्मल एक्सपायरेशन। पर्सन ने क्या किया, नॉर्मल एक्सपायरेशन किया, नॉर्मल एयर को बाहर निकाल दिया, उसके बाद वो कितनी अमाउंट ऑफ एयर अंदर ले सकता है, मैक्सिमम कितनी ले सकता है या टोटल कितनी ले सकता है। सबसे पहले वो पर्सन क्या लेगा, टाइडल वॉल्यूम लेगा, टाइडल वॉल्यूम के बाद वो क्या लेगा, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम लेगा। तो यही तो होती है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, मतलब मैक्सिमम कितना इंस्पायर कर सकता है उसे बोलते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। एक पर्सन कितना एयर अंदर इंस्पायर कर सकता है उसे बोलते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो मैक्सिमम कितना इंस्पायर कर सकता है, एक तो हमारा टाइडल वॉल्यूम इंस्पायर कर सकता है और जो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होती है वो इंस्पायर कर सकता है, इससे ज़्यादा इंस्पायर कर ही नहीं सकता है। तो इन दोनों को मिला के बोल देते हैं क्या, हमारी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद। नेक्स्ट हमारी क्या आती है, ऐसे ही आती है हमारी एक एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है, सेम ऐसी ही होती है, उसमें भी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इसमें भी क्या होता है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर, यहां पर क्या हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पायरेशन। नॉर्मल इंस्पायरेशन पर्सन ने किया, नॉर्मल इंस्पायरेशन करने के बाद एक पर्सन कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर को एक्सपायर कर सकता है, बाहर निकाल सकता है। तो वही फंडा है, सबसे पहले वो क्या करेगा, टाइडल वॉल्यूम निकालेगा और उसके बाद क्या निकालेगा, टाइडल वॉल्यूम निकल जाएगी, उसके बाद क्या निकालेगा, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम निकालेगा। तो ये किससे मिलके बना होता है, इसमें दो चीज़ें आती हैं, टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो सबसे पहले वो नॉर्मल इंस्पायरेशन करेगा, नॉर्मल इंस्पायरेशन कर लिया, एयर अंदर चली गई, उसके बाद वो टाइडल वॉल्यूम सबसे पहले निकालेगा, टाइडल वॉल्यूम के बाद वो क्या निकालेगा, वो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बाहर निकालेगा, एक्सपायरेटरी रिजर्व। तो ये हमारी क्या होती है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी होती है, ठीक है। एक और हमारी आती है, वो इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, क्या होती है, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी होती है, शॉर्ट में से क्या कहते हैं, एफआरसी। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए बहुत ज़्यादा, एफआरसी, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो एफआरसी में क्या आता है, ये दो चीज़ों से मिलके बनी होती है, ये मिलके बनी होती है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है और रेस्पिरेटरी वॉल्यूम होता है, रेसिडुअल वॉल्यूम होता है। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन होती है वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन्स इन द
lungs, in the lungs after a normal expiration। भाई खुद सोचो आप, हमें कौन सा वॉल्यूम छोड़ना है लंग्स में? लंग्स में हमें कौन सा छोड़ना है? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम छोड़ना है। तो हमें निकालना कौन सा? हमें टाइडल वॉल्यूम निकालना है। तो टाइडल वॉल्यूम कैसे निकल सकता है? हम नॉर्मल एक्सपायरेशन कर दें, टाइडल वॉल्यूम हमारा निकल जाएगा। जब टाइडल वॉल्यूम निकल जाएगा तो हमारा क्या बचेगा? ERV और रेसिडुअल वॉल्यूम बचेगा। तो यही डेफिनेशन है, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन्स इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मल एक्सपायरेशन करके हमने रेसिडुअल वॉल्यूम को निकाल दिया। कौन सी ईयर बची? हमारी ERV बची, जो हमारी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, इसे भी हम किसी कंडीशन में निकाल सकते हैं। और हमारी रेसिडुअल वॉल्यूम बची, इनको मिलाकर बोलते हैं फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। नेक्स्ट हमारा आता है क्या? वाइटल कैपेसिटी। VC से डिनोट करते हैं वाइटल कैपेसिटी। तो हमारी वाइटल कैपेसिटी में क्या क्या आता है? हमारी वाइटल कैपेसिटी में आता है टाइडल वॉल्यूम आता है, टाइडल वॉल्यूम आता है हमारा, क्या आता है? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आता है, और क्या आता है? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आता है। तो क्या नहीं आता है वाइटल कैपेसिटी में? नहीं आता है रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम इसमें नहीं आता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई? इसकी डेफिनेशन हुई ये, मतलब हम कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मतलब एयर ले सकते हैं और मैक्सिमम छोड़ सकते हैं, वही तो है। तो वही है, इसकी डेफिनेशन है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर a forced एक्सपायरेशन। हमने एक फोर्सफुल एक्सपायरेशन किया, हमने फोर्सफुल एक्सपायरेशन किया। तो फोर्सफुल एक्सपायरेशन करने के बाद हम क्या क्या ले सकते हैं? हम क्या क्या अमाउंट ऑफ एयर अंदर ले सकते हैं? तो हम टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ले सकते हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ले सकते हैं। हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ आफ्टर अ फोर्स्ड इंस्पायरेशन। फोर्स्ड इंस्पायरेशन के बाद जो एयर हम एक्सपायर कर सकते हैं, फोर्स्ड इंस्पायरेशन के बाद, ठीक है। इसमें क्या है? फोर्स्ड एक्सपायरेशन के बाद हम क्या ले सकते हैं? ऐसे भी हम बोल सकते हैं फोर्स्ड इंस्पायरेशन के बाद हम क्या बाहर निकाल सकते हैं, वो भी हमारी क्या होती है? क्या हमारी वाइटल कैपेसिटी होती है, वाइटल कैपेसिटी होती है। तो वाइटल कैपेसिटी एक बार फिर से आपको बता दे रहे हैं। देखो, हमने जब फोर्स्ड एक्सपायरेशन किया तो हमने एक ये निकाल दिया, तो ये वॉल्यूम आता है हमारा वाइटल कैपेसिटी में। और हम कितना ब्रीथ कर सकते हैं? हम ब्रीथ कर सकते हैं टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो वाइटल कैपेसिटी में तीनों चीज़ें आ गई। इसी तरीके से हम हमने क्या किया? फोर्स्ड इंस्पायरेशन किया। तो फोर्स्ड इंस्पायरेशन करके हमने इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम अंदर ले लिया, और उसके साथ हमने अगर एक्सपायरेशन किया तो एक्सपायरेशन में हम टाइडल वॉल्यूम निकालेंगे और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम निकालेंगे। तो ये हो गया हमारा वाइटल कैपेसिटी। लास्ट हमारा बचता है एक और, टोटल TLC, टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी TLC इसे शॉर्ट में कहते हैं। तो TLC क्या होती है? हमारी वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। तो टोटल लंग कैपेसिटी मतलब टोटल लंग्स में क्या क्या अमाउंट है एयर का, वो हमारी होती। तो टोटल लंग कैपेसिटी में हमारा क्या आ जाता है? वाइटल कैपेसिटी आ जाती है, रेसिडुअल वॉल्यूम। तो वही है, इसकी डेफिनेशन वही होगी कि टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एकोमोडेटेड इन द लंग्स आफ्टर फोर्स इंस्पायरेशन, आफ्टर द एंड ऑफ फोर्स इंस्पायरेशन। हमने फोर्सफुल इंस्पायरेशन किया, उसके बाद में जो अमाउंट ऑफ एयर है लंग्स में, उसे हम बोलते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। तो एक बार हम थोड़ा मोटा मोटा रिवीजन कर लें, ठीक है। आज इतना ही पढ़ते हैं। देखो, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में हमने बात की थी, दो प्रोसेस होती हैं, एक इंस्पायरेशन होता है, एक एक्सपायरेशन होता है। जो इंस्पायरेशन होता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? इनहेलेशन कहते हैं। एक्सपायरेशन को एक्सहेलेशन कहते हैं। प्रेशर ग्रेडियंट कौन सी मसल्स होती हैं वो फॉर्म करती हैं? हमारी डायाफ्राम होती है, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स होती है, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स होती है। जो हमारी इंस्पायरेशन होती है वो एक्टिव प्रोसेस होती है, एक्सपायरेशन होती है वो क्या होती है? पैसिव प्रोसेस होती है। तो इंस्पायरेशन कैसे होता है? हमारा कॉन्ट्रैक्शन होता है डायाफ्राम का और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स का। इनका
इसका कॉन्ट्रैक्शन होता है तो जो डायाफ्राम होता है वो क्या होता है, पहले डोम शेप होता है, फिर क्या हो जाता है वो फ्लैट हो जाता है, और जो हमारी मतलब एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो रिब्स और स्टर्नम क्या हो जाती है, रेस्ट हो जाती है, ठीक है। जिससे क्या होता है, रेस्ट होने की वजह से क्या हो जाता है, थोरेसिक कैविटी होता है उसका जो वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज हो जाता है, जिससे जो अंदर का प्रेशर होता है वो कम हो जाता है, जिससे जो एयर होती है वो क्या होती है, अंदर आ जाती है, मतलब इंस्पायरेशन हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, रिलैक्सेशन होता है डायाफ्राम का। डायाफ्राम का रिलैक्सेशन होता है, अपनी नॉर्मल पोजीशन में पहुंच जाता है, और इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स का रिलैक्सेशन होता है, जिससे जो अंदर का वॉल्यूम होता है थोरेसिक कैविटी का वो कम हो जाता है, और जो प्रेशर होता है वो इंक्रीज हो जाता है, जिससे अंदर की जो एयर होती है वो बाहर निकल जाती, कम प्रेशर की ओर चली जाती है। फिर हमने बात की थी क्या होता है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन होता है डायाफ्राम का, तो क्या होता है, इंक्रीज थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज हो जाता है एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस में। जब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स का, तो जो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम होता है वो डोर्सैलो वेंट्रल एक्सिस में इंक्रीज होता है। जब रिलैक्सेशन होता है तो क्या होता है, वही होता है जो ऊपर हम पढ़ चुके हैं। फिर इंक्रीज द स्ट्रेंथ, हम जो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन है उसकी स्ट्रेंथ को हम बढ़ा सकते हैं, किससे, एब्डोमिनल मसल्स की हेल्प से। नॉर्मल ब्रीदिंग रेट होता है 12 to 16 टाइम होता है पर मिनट, और वॉल्यूम ऑफ एयर जो इन्वॉल्व होता है ब्रीदिंग में उसे हम मेजर करते हैं स्पायरोमीटर से। फिर हमने रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स की बात की थी, इसमें टाइडल वॉल्यूम की बात की थी। टाइडल वॉल्यूम क्या होती है, नॉर्मल कंडीशन में एक पर्सन जितनी ईयर इंस्पायर कर सकता है, एक्सपायर कर सकता है, उसे टाइडल वॉल्यूम कहते हैं, और ये 500 ml होती है। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होती है, ये 2500 से 3000 ml तक होती है। ये क्या होती है, एडिशनल वॉल्यूम, एक पर्सन जो होता है वो कितना एडिशनल वॉल्यूम एयर को इंस्पायर कर सकता है फोर्सफुल इंस्पायरेशन करने के बाद, तो इसे क्या कहते हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हमारी होती है क्या होती है, 1000 से 1100 ml होती है। इसमें वही है कि एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर, जितनी एडिशनल वॉल्यूम एक्सपायर कर सकता है फोर्स्ड एक्सपायरेशन के बाद। हमारी क्या होती है, रेसिडुअल वॉल्यूम आती है। रेसिडुअल वॉल्यूम वो होती है कि जो वॉल्यूम ऑफ एयर लंग्स में रह जाता है आफ्टर फोर्स एक्सपायरेशन, फोर्सफुल एक्सपायरेशन, पूरी ताकत के साथ हमने एयर को बाहर निकाल दिया, उसके बाद भी हमारी क्या हुई, रेसिडुअल वॉल्यूम मतलब रह जाती है, वो क्या होती है, रेसिडुअल वॉल्यूम होती है, वो बाहर नहीं निकलती है, 1000 से 1100 ml होती है। और इस रेसिडुअल वॉल्यूम को हम स्पायरोमीटर से नहीं मीजर कर सकते, स्पायरोमीटर से रेसिडुअल वॉल्यूम को मीजर नहीं कर सकते हैं। ये आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इंस्पायरेटरी कैपेसिटी आती है, इसमें टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मिल जाती है। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी आती है, उसमें टाइडल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मिल जाती है। फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम आता है, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी आती है। इसमें क्या आता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम आती है। तो क्या होता है, जो वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन्स इन द लंग्स, ऐसी वॉल्यूम ऑफ एयर जो लंग्स में रिमेन्स रह जाती है आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद। वाइटल कैपेसिटी हमारे में क्या होती है, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को मिलाकर आती है। टोटल लंग कैपेसिटी में हमारी क्या आती है, वाइटल कैपेसिटी और रेसिडुअल वॉल्यूम आती है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस को एक डायग्राम की हेल्प से समझेंगे और ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की बात करेंगे। उसके बाद में हम रेगुलेशन की बात करेंगे और डिसऑर्डर्स की बात करेंगे। तो मेरे हिसाब से हार्डली ये कंप्लीट हो जाएगा 3 से 4 लेक्चर में। 3 लेक्चर में उम्मीद है कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन या इसी तरीके की वीडियोज़ को पाने के लिए। थैंक यू।